गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले सारे क्लासेस को आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आगे अभी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी बताने वाली हूँ। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को अभी क्लियर किया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी को समझेंगे। तो आप अपने पेपर पेन निकाल बैठ सकते हैं और मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगी, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है अभी पॉइंट जो हम यहाँ तक कर पाए थे 8th पॉइंट तक, हम 9 पॉइंट पे आ गए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड डेवलप एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने जो किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब हम है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी आपने अभी तक कई बार समझ लिया होगा, वंशानुगत गुण, और एनवायरनमेंट दोनों का जब मेल होता है तभी बच्चा एक अच्छा नागरिक बन पाता है। तो ये दोनों ही अच्छे होने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझिए। अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे का वृद्धि और विकास दोनों एक जॉइंट प्रोडक्ट है। जैसे कि हम स्कूल के टीचर्स और पेरेंट्स पीटीएम करते हैं। पीटीएम में हम पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से हम जॉइंटली एक बच्चे के बारे में पूरी जानकारी साझा करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बहुत पहले स्कूल्स में पीटीएम नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे एरा आगे बढ़ता गया, इस पे ध्यान दिया गया। फॉरेन कंट्रीज की तरह इंडिया में भी इस चीज़ को प्रमोट किया गया और पीटीएम की परंपरा शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है वेरियस एग्जांपल्स हैव प्रूव्ड दिस फैक्ट। द इफेक्ट ऑफ बोथ ऑफ दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड। ऐसा नहीं हो सकता कभी कि हेरिडिटी बहुत अच्छी है, वंशानुगत गुण बच्चे में बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट उसको वर्स्ट मिल गया तो बच्चा अच्छा बन जाए। ये बहुत रेयरेस्ट होता है, बहुत रेयरेस्ट कि आपने सुना हो कि कोई कॉबलर का बेटा है, कॉबलिंग मतलब कॉबलर का काम भी कर रहा है और आईएएस ऑफिसर बन गया। ये रेयरेस्ट है। कुछ चीजें जरूर होंगी जो उसको मजबूत बनाती होंगी। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का अच्छा होना एक बच्चे के लिए अच्छा भविष्य तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेरिडिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड। यस, विच सेट्स द लिमिट इन द डेवलपमेंट। यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे हेरिडिटी जो है, वंशानुगत गुण जो है, ये फाउंडेशन होता है किसी भी बच्चे की पर्सनालिटी के लिए, और जो कि एक लिमिट सेट कर देता है। वही जो मैंने बताया था कि डाउनलोड किया हुआ और एक इनबिल्ट फीचर, जो इनबिल्ट फीचर्स होते हैं वही है हेरिडिटी। तो ये एक लिमिट होता है कि ये इतने तक ही होगा, इसके बाद इसमें हम बहुत सारे चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। ये अच्छी तरह समझने की जरूरत है। द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड ऑन स्ट्रेट लाइन, which means development goes back and forth। बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, स्टार मार्क लगा लेंगे कि चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है, बिल्कुल आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सीधी रेखा पे चलो और वो चलना शुरू कर देगा और बिल्कुल हर चीज को आपके फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। बच्चा भी थोड़ा टेढ़ा चलता है, थोड़ा सीधा चलता है, वो कभी आगे चलता है, कभी पीछे जाता है। He makes advancement during a particular period but takes a rest in the next period to consolidate his development। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अगर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आएगी, तो वहाँ वो रुक जाएगा, फिर उसको ब्रेक लगेगी, रेस्ट, रुका, फिर वो थोड़ा सा कंसोलिडेट होके फिर नेक्स्ट पे जाएगा। तो बिल्कुल धारा प्रवाह पूरे टाइम हर बच्चा चलता रहे, ये मुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई अवरोध
आता ही है, इसलिए इसमें ज़्यादा हाइपर होने की या बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बच्चा, अभी हम स्कूल में देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चा प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी तक बहुत अच्छा पढ़ रहा है। फर्स्ट में जैसे ही आया बच्चा थोड़ा-सा स्लो हो गया। पेरेंट्स हाइपर होने लगते हैं कि हमारा बच्चा बहुत स्लो हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या करना है। ऐसा नहीं होता है। केजी तक टीचर्स पूरी तरह से बना के सब कुछ देते हैं, बच्चा ड्रॉ करता है, लिखे हुए को अ, ऊपर से फिर ड्रॉ करके सीखता है, कटिंग किए हुए को पेस्ट करता है। तो उसमें, और एक जब फर्स्ट में आया बच्चा, तो उसमें अब उसको बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड से डेट भी खुद लिखना है, टॉपिक्स भी खुद लिखने हैं, सारे क्वेश्चन आंसर भी खुद नोट डाउन करना है क्लास के बोर्ड से। तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप टाइम के साथ, वो सब कुछ फॉर द टाइम बीइंग होता है, थोड़े समय का। उसके बाद अपने आप फिर जो जैसा बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है अगर, केजी तक बहुत अच्छा कर रहा था, तो वो फिर अपने फ्लो में आ जाएगा। देयरफॉर ही टर्न्स बैक एंड मेक्स फॉरवर्ड अगेन लाइक अ स्पाइरल। आपको अब मैं एक इस चित्र के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। इसको आप समझिए, ये है डेवलपमेंट इज स्पाइरल। क्यों? क्योंकि आपने कभी स्पाइरल बाइंडिंग की बुक्स एंड नोटबुक्स देखी होंगी जरूर। सभी बच्चे देखते हैं, पढ़ने वाले बच्चे बुक स्टोर में जाते हैं, स्पाइरल बुक्स भी होती हैं, स्पाइरल नोटबुक्स भी होती हैं। अब इसको समझते हैं कि बच्चा कैसे इस चीज में क्या करता है, ये क्या है आखिर, व्हाट इज दिस पिक्चर। इंडिविजुअल स्टार्ट्स हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट। जैसे ये पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ से इंडिविजुअल ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो एक पार्ट उसका दिख रहा है। जो बच्चे का एक पार्ट हमें दिखता है और एक पार्ट हमें नहीं दिखता है, छुपा हुआ पार्ट जो अंदर की तरफ है। फिर वो कुछ पार्ट निकलता है बाहर और ऐसे ही तरह स्पाइरल बनाता है, गोल गोल घूमता है बच्चा। पूरे टाइम पे बच्चा अपने पढ़ाई करने के दौरान क्लास बाई क्लास गोल 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 घूमता है। कहीं पे वो कोई चीज़ अच्छी सीखता है, मान लीजिए बच्चे को कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई, उसने अपने बैग में रख लिया, आपको लगा इसने चोरी कर ली है, आपने उसको डांटा फटकारा, फिर आपने अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग की तो उसको समझाया कि बेटा दूसरे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो बच्चा, एक जो उसके अंदर छुपा हुआ एक शैतान बच्चा था, जो दूसरों की चीज़ें लेने वाला, उसको आपने समझाया बुझाया तो वो फिर बाहर निकल के उसको वापस कर गया और एक फिर अच्छा बच्चा बन गया। तो ऐसे ही बच्चे पूरे लाइफ इसी तरह ये स्पाइरल की तरह चलते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा करते हैं, कभी कुछ खराब करते हैं। बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेशन, ठहराव के लिए हुक के अंदर जाते हैं। जो एक ऊपर का पार्ट होता है और अंदर का पार्ट, तो अंदर का पार्ट ठहराव होता है बच्चे का, जिस ठहराव पे बच्चा आके कुछ गलतियां करता है उसको सुधारने वाला एक वो ये पॉइंट है। इसी तरह वो बढ़ता जाता है, आगे बड़ा होता है, बड़ा होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ों को छुपते छुपाते निखारते हुए सीखता है। बट ही मेक्स एडवांसेस इन दिस वे, और इसी वे में वो धीरे धीरे एडवांस होता है, इसलिए यहाँ से छोटा पॉइंट है और ये आगे बढ़ता गया। उसके बाद बच्चा जब स्कूलिंग अपनी ओवर कर लेता है, फिर यहाँ से बच्चा बाहर निकलता है और बाहर की दुनिया में फिर वो एक बहुत अच्छा नागरिक, बहुत सब कुछ सीखा हुआ अच्छा बच्चा बन के आता है, अपने कैरियर पाथ पे आता है और कैरियर अच्छी बनाने की पूरी कोशिश करता है, मेहनत करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। यस, ये समझिए, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव मोर इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कि अर्ली चाइल्डहुड जो है वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको हम कहते हैं कि ये बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जितनी जल्दी बच्चा जो चीज़ सीखता है, वो उसके सीखने की प्रक्रिया को तेज कर देता है, स्पीड कर देता है। देन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे इसमें क्या क्या है। इट इंक्लूड
न्यूट्रिशनल, इमोशनल, सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस। सारे एक्सपीरियंसेस हैं इसमें। जो अभी तक आपने पढ़ा कि न्यूट्रिशनल भी है, इमोशनल है, सोशल, सामाजिक होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अभी हमने स्पाइरल में देखा भी कि बच्चा कुछ चीज़ें अपने अंदर रखता है और कुछ चीज़ें बाहर दिखाता है। तो अंदर जो होता है वो उसकी अपनी होती है, पर्सनल, और जो बाहर होती हैं वो ही होती हैं सामाजिक, सोशल। So it is important to provide better quality care to child in his initial years of life. इसलिए अगर बच्चे को अपने इनिशियल स्टेज में अगर अच्छी क्वालिटी केयर मिल जाती है, न्यूट्रिशनल फूड भी, देख रेख भी, इन्वायरमेंट भी, तो निश्चित रूप से बच्चे का जो विकास होता है, चहुमुखी विकास, वो बहुत अच्छा होता है। बच्चा वर्सटाइल हो जाता है, हर क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश करता है और अच्छा करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब प्रभाव को देख लीजिए कि हेरिडिटी जो है, वंशानुगत गुण, हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये आपको क्लियर ही है, हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बॉर्न विथ। जो जन्म के साथ लेकर आता है वही हेरिडिटी है। जिस गुण और अवगुण को लेकर बच्चा जन्म लेता है वही हेरिडिटी है। ऑल द क्वालिटीज दैट ए चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड हेरिडिटी। जो भी अपने माता पिता से गुण लेता है या अवगुण, वही हेरिडिटी है। अपने माता पिता के पास किनका होता है? उनके वंशजों का। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, जब माँ उसको कंसीव करती है, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म्स सेल्स कॉजेज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। दोनों, जब मम्मी और पापा के दोनों के जो स्पर्म्स हैं, जर्म्स जब मिलते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होता है और बच्चा तैयार होता है। ये मेडिकल साइंस है, ये साइंस है, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक साइंस है। बाल मनोविज्ञान इसलिए इसको कहा जाता है। इसलिए ये चीज़ें आपको समझने की रिक्वायरमेंट है कि द फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। जो सेल्स बनते हैं और जो फर्टाइल एग होता है, जैसे कि आपने खेत में बीज डाला और जो बीज अच्छा प्लांट पनप गया, अच्छा निकल गया, वो कहलाता है कि फर्टिलाइज्ड, मतलब वो बिल्कुल अच्छा पौधा है। तो यही इसी तरह ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम मीन्स कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, अच्छा एग, अगर माता पिता दोनों बहुत स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, यंग एज में हैं, तो उनका जो एग होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और उसी को हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक रूप से आपको समझने की ज़रूरत है। विज्ञान क्या कहता है, मनोविज्ञान, कि इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 23 पेयर्स, मीन्स 46 को आधा करेंगे तो ये पेयर्स में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनाएंगे जाइगोट। ठीक है, आप इसको बहुत गहराई से समझना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरह से फिर मैसेज में आप पूछेंगे तो मैं समझाऊंगी। नेक्स्ट वन इज एनवायरनमेंट, वातावरण। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग्स एक्सेप्ट वंस जीन्स। एनवायरनमेंट जो है वो पूरे वातावरण से लेके बनता है, ना कि एक अकेले जीन्स से। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल क्लियर है। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेज लाइक फिजिकल, सोशल, मोरल, कल्चरल, इमोशनल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर इन्वायरमेंट तैयार होता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। टीचर्स, अब ये ध्यान देना है आपको कि आप क्योंकि टीचर बनने वाले हैं, तो टीचर का काम क्या होगा? पीटीएम में पेरेंट्स, बहुत हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल पेरेंट्स भी आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमारी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। पेरेंटिंग अच्छी होगी तभी बच्चा अच्छा कर पाएगा, क्योंकि स्कूल में अकेले उसको अगर
अच्छी गाइडेंस मिल रही है और घर में नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो लैक करता है। इसीलिए टीचर्स शुड ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट एनवायरनमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लरिश। तो टीचर को स्कूल में एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना है जिससे कि बच्चा फ्लरिश करे, और जहाँ उसकी कोई दिक्कत आ रही है तो सच्चाई, आजकल स्कूल्स में बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है बच्चों को, पेरेंट्स को। एडमिशन लेने की वजह से मैं देखती हूँ कि झूठ बोलते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ऐसे ऐसे कर रहा है, उसकी कमी नहीं बताते हैं, ज़बरदस्ती मार्क्स दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं वो अंधेरे में रहते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। इसलिए बच्चों को सही गाइडेंस और पेरेंट्स को भी सही गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। और कहीं न कहीं मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जब सही गाइडेंस, सही जानकारी दी जाती है, तो बच्चा उस टीचर से और उस स्कूल से जुड़ जाता है, दिल से। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स, यस। हुँ। आइडेंटिकल ट्विन्स को समझिए। आइडेंटिकल ट्विन्स डेवलप फ्रॉम वन ओवम होता है। आइडेंटिकल ट्विन्स रिजेंबल ईच अदर, ये भी होता है। एंड आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स व्हाइल हैविंग ऑलमोस्ट सेम इंटरेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं वomb में, तो वो एक ही सेक्स के होते हैं, मतलब दोनों बॉय ही ज़्यादातर होते हैं या दोनों गर्ल ही ज़्यादातर होती हैं। कभी-कभी होता है कि बॉय और गर्ल दोनों हो गए। सब कुछ सेम रहता है, उनका सेम इंटरेस्ट रहता है, पेरेंट्स का, सब कुछ उनको एक जैसा मिल रहा है। तो फ्रेटर्नल ट्विन्स में क्या होता है कि जर्मिनेट फ्रॉम टू सेपरेट ओवा, ये मेडिकल साइंस है। इसको आपको अगर बहुत, ये सेपरेट ओवा, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम गहराई से समझेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। The fraternal twins are mostly of the same sex, just brothers, but they can be of different sex. अलग अलग होने पर भी कभी कभी होता है कि दोनों सेम हैं और या कभी दोनों अलग हैं, लेकिन फिर भी इनके इंटरेस्ट जो होते हैं, उनकी थिंकिंग जो होती है, इनकी मोरल वैल्यूज जो होती हैं, इनके इमोशंस जो होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसा मैं स्कूल में भी देखती हूँ, कई सारे हमारे पास ट्विन बेबी आते हैं जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा बोलता है और एक बिल्कुल ही नहीं बोलता, कम बोलता है, ऐसा भी होता है। एक बहुत एक्टिव होता है और एक बहुत शांत होता है, ऐसा भी होता है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस पिछले पॉइंट में जो भी आपकी कोई क्वेरी ऐसी लगी कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा-सा मेडिकल टर्म्स से जुड़ा हुआ है, तो इसको बहुत गहराई से समझने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हम इसको समझेंगे कि हेरिडिटी मीन्स जो एक गुण है, नेचर, स्वभाव, इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकली एक्वायर्ड फैक्टर्स एंड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। बिल्कुल श्योर, सही बात है। इन्वायरमेंट, नर्चर, अब ये यहाँ नेचर था ना, तो यहाँ इन्वायरमेंट, ये हेरिडिटी नेचर था, स्वभाव। अब यहाँ देखेंगे इन्वायरमेंट क्या है, नर्चर। इसको नर्चर किया जाता है, इसको बनाया जाता है, संभाला जाता है, संजोया जाता है। हेरिडिटी नेचर है, स्वभाव है, लेकिन इन्वायरमेंट क्या है, नर्चर है। नेचर एंड नर्चर, ये आपको बहुत ध्यान देना है। नर्चर, environment is the totality of conditions and important role in bringing the modification which play of our behavior। मॉडिफाई करता है, इन्वायरमेंट जो है ये एक मॉडिफिकेशन का काम करता है। हेरिडिटी एक नेचर है, लेकिन उसको नर्चर करता है इन्वायरमेंट, मॉडिफिकेशन करता है। जैसे कि मान लीजिए पहले के बच्चे बहुत पैदल चला करते थे, बहुत दूर दूर तक पैदल चल चल के स्कूल जाया करते थे। आज के बच्चे स्कूल बस से उतरते ही स्कूल में घुसते हैं, स्कूल में एसी में बैठते हैं, उसके बावजूद भी थक जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का इसमें कुछ रोल है कि आज के इतनी डस्टी है, इतनी धूल मिट्टी है, इतना पॉल्यूशन है कि उसके सांस लेने से ही बच्चा बैठे बैठे भी कई बार थक जाता है, लेकिन बावजूद उसके
फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के लिए उतनी ही ज़रूरत आज भी है जितनी कि पहले हुआ करती थी, आज से 25-30 साल पहले। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। पता ही है ये दोनों ही बहुत ज़रूरत है, इम्पॉर्टेंट है। इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये आपको, मुझे लगता है, पूरी तरह से समझ में आ चुका है अभी तक कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू क्या क्या, किस किस चीज़ से विकास होगा, अगर दोनों मिल जाएगा तो, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हेरिडिटी नहीं अच्छी है, दोषपूर्ण है, कोई बच्चा बहुत बागी किस्म का है जन्म से ही, बहुत ही बॉसी टाइप का है, बहुत ज़्यादा क्रूएल है, तो इन्वायरमेंट कितना भी अच्छा मिलेगा तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन बच्चे में कुछ चीज़ें हेरिडिटी जो होती हैं वैसी रह जाती हैं। नेक्स्ट इज educational implications. The knowledge of both factors will help the teacher in finding out the individual differences among his students in learning different subjects. ये बिल्कुल होता है कि जो ट्रेंड टीचर्स होते हैं, जो टीचर ट्रेनिंग किए हुए होते हैं, पूरा उन्होंने पूरी जानकारी ली हुई है स्टेजेस की, डेवलपमेंट की, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भांप जाते हैं कि कौन सा बच्चा किस काम के लिए परफेक्ट है। पोएम रेसिटेशन में कौन सा बच्चा बहुत अच्छा है, क्राफ्ट में कौन सा बच्चा अच्छा है, सिंगिंग में, डांसिंग में। तो बच्चे को परखने में ये चीज़ें काफ़ी मदद करती हैं टीचर्स को। इसलिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हेंस टीचर्स मस्ट प्रोवाइड अ कॉग्नियर वेल सूटेड एटमॉस्फेयर फॉर द स्टूडेंट्स एंड ट्रीट देम इक्वली। तो ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा आपने पढ़ाया और उसको 3-4 बार बताया, फिर भी कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो नहीं समझ पाया, लेकिन ऐसा नहीं कि उस बच्चे को इंसल्ट किया जाए या बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा जाए, उसको समझाया जाए, और जब ना समझे तो डांटना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि भय बिनु प्रीत न होही। ये बिल्कुल सच बात है कि हम सोचेंगे ना कि हम बहुत ही जेंटल पेरेंटिंग करें, बहुत ही जेंटल टीचिंग करें, तो ये कुछ समय तक अच्छा लगता है सिर्फ बोलने बोलने में, लेकिन जब हम बिल्कुल ग्राउंड पे काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। आपने घर में भी अगर देखा होगा कि बच्चे को आप बहुत प्यार से समझा रहे, बेटा नहीं करो, बेटा ऐसा नहीं करते, लेकिन बच्चा फिर भी करता है, तो एक थप्पड़ लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और मान लीजिए आपने नहीं लगाया तो ये उसको, इसके मनोबल को बढ़ाता है कि वो फिर दोबारा ऐसी गलती करता है। इसलिए जेंटल पेरेंटिंग और जेंटल टीचिंग पॉसिबल है कुछ समय तक। अगर बच्चा बिल्कुल ज़िद्दी है, स्टबर्न है, तो उसे डांट फटकार और थप्पड़ की भी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ऐसा करने से बच्चे को कुछ नहीं होता, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, बच्चा बिल्कुल डर जाता है और वो उस चीज़ को दोहराता नहीं है और समझदार बनता है। इसलिए ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाली हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बागी बच्चे भी तो हो रहे हैं अब, ज़िद्दी भी तो हो रहे हैं। ये भी तो एक कारण है, ये भी तो एक समस्या बनती जा रही है, इतनी बिग प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि आज की पेरेंटिंग कहीं न कहीं बहुत गलत होती जा रही है। कुछ पेरेंट्स बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, उनके लिए प्यार का मतलब ही है कुरकुरे, चिप्स और चॉकलेट। जबकि बच्चे को ज़रूरत है पेरेंट्स की प्यार दुलार के साथ, उनकी डांट फटकार की, उनके साथ की, उनके टाइम की, बच्चे को समझने की, बच्चों से बातें करने की, उनको अपनी बातें बताने की कि आज ऑफिस में ऐसा हुआ, आज ये हुआ, आज मैंने ऐसे खाया, ये खाया, आज ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया। और बच्चे से भी पूछने कि आज दिन भर क्या हुआ। ये जो एक कम्युनिकेशन है, बैठकर बच्चे के साथ बैठकर बातचीत करना, ये बहुत सुकून पहुंचाता है। सच समझिए इस चीज़ को आप, कि ये आप पीटीएम में टीचर्स अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को बता सकते हैं कि ये बहुत सुकून देने वाला पॉइंट होता है, बातों को सुनना। जब आपकी बात कोई सुनता है, तो आप फ़ील करते होंगे कि आप बहुत लाइट फ़ील करने लगते होंगे। और जब आपके मन पे बहुत सारा बोझ हो और आप अपनी बात खुलकर नहीं बता पा रहे हों,
तो आप बहुत बोझिल होते होते कहीं ना कहीं आप कुंठित होने लगते हैं। इसलिए ऐसे ही यही कुंठा बच्चों को भी होती है, इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है हमें, और बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। तो इसमें आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो नहीं समझ में आई हो, या आपको बहुत ही जो मेडिकली टर्म्स में है, उसमें कुछ समझने की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे समझ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब मैं लास्ट में आप लोगों से इसमें क्वेश्चन पूछूंगी इससे कि आपने इसमें डेवलपमेंट इज स्पाइरल में क्या समझा। मुझे, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे आंसर दे सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो आप मुझसे इसको दोबारा भी पूछ सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बाल मनोविज्ञान जो है ये केवल रटने वाली चीज़ नहीं है, ये नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करती है, इसलिए ये समझने वाली चीज़ है। तो आपको जो भी चीज़ इसमें, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, और इसको समझने की ज़रूरत भी है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।